बैक फ्रेंड्स टू क्लास 29। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था जीएसटी के बेसिक्स के बारे में कि बेसिक्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उसके बेस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस राइज किए होंगे। आपको वो क्वेश्चन मुझे आज की क्लास लेने के बाद वो सारे क्वेश्चन दिखाने हैं कि आपने क्या क्वेश्चन राइज किए हैं, क्या है। ठीक है, एक अंदर की आपके अंदर भी एक क्यूरियसिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊँ कि हाँ सर हम मुझे समझाइए ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ सर एक जो स्टूडेंट है वो एक दिलचस्पी दिखाता है कि हाँ इसने ये चीज़ पढ़ी, इसको ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यही काम हम यहाँ पर, ये तो पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो गई है, पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, अगर आपको लिंक ना मिले तो आप मुझसे मांग लेना कि सर मुझे दे दीजिए वीडियो, नहीं मिला है मुझे। ठीक है, और अभी मैं आपको डायरेक्ट इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे वो सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग आ गए हैं टैली ERP9 के अंदर में। ठीक है, मैंने ऑल्ट F1 करके कंपनी को यहाँ पे मैं ऑफ कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टिंग प्रोसेस सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा ऑल्ट F1, बंद कर दी कंपनी, यहाँ से कंपनी क्लोज हो गई। अब अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो सिलेक्ट कंपनी पर जाना है, और यहाँ से मैंने अपनी कंपनी सिलेक्ट करी, सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 अक्टूबर 2020। तो अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो मैं इसको F2 करके चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ 1 नवंबर। ठीक है, मैं इसको 1 नवंबर रखता हूँ 2020, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशनल मोड में ज़्यादा डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं चेंज होती। ठीक है, वैसे आज 3 तारीख है और अभी हम संडे इसमें लिखा हुआ है, तो हम चल कोई बात नहीं, काम तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ रखा 1 नवंबर 2020, और अब इसमें हम एंट्री सीख रहे हैं। तो किस तरीके से हमने अभी तक सीख लिया है किस तरह से हम इन्वेंट्री करते हैं, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कैसे होती है, नॉर्मल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे होती है। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो आपने सिंपल पहले इसकी सेटिंग्स को ऑन करना है। उसके लिए आप F11 करेंगे और यहाँ से F3 दबाएंगे, या नीचे यहाँ पे थर्टा, ये जो तीसरा ऑप्शन है इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये तीसरा ऑप्शन को मैंने एंटर किया, या आप F11 और F3 दबाइए, यहाँ से भी आपका स्टेटरी एंड टैक्सेशन खुल जाएगा। तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी को इनेबल करना है, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको करा यस, जीएसटी डिटेल्स को यस किया, और हमने यहाँ पे सेट ऑल्टर को यस किया। ठीक है, अब हमने 2 काम यहाँ पे यस कर दिए। अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पे बोला गया है जीएसटी डिटेल्स। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना है, तभी ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, आप जिस भी स्टेट के अंदर रहते हो ना, चाहे वो दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश हो, बैंगलोर हो, गुजरात हो, कहीं का भी स्टेट हो, जहाँ भी आप रहते हो, नंबर 1 इस खाली जगह पे आपको वो स्टेट डालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें रजिस्ट्रेशन टाइप में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं और एक रेगुलर डीलर होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन वो होते हैं जिन्हें रेगुलर वाले रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर और कॉम्पोजिशन डीलर, 2 तरह के डीलर होते हैं, आप नेट पर इसके बारे में आराम से पढ़ लेना। ठीक है, ये बोल रहे हैं एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब किसी और टेरिटरी से तो नहीं आए, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जीएसटी इंडिया के अंदर में आया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017, आप लिख लेना कॉपी में कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को आया था। जीएसटी हैज कम ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, अभी जीएसटी को आए हुए 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए जीएसटी को आए हुए। और यहाँ पे जो जीएसटी का एप्लीकेबल फॉर्म है, इसका मतलब ये होता है फॉर्म, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जीएसटी कब से लागू हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कच्चे में काम करते हैं, पक्के में काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरते हैं, या टैक्स छुपाते हैं, या उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो जब भी आपके पास जीएसटी नंबर आ जाए, ठीक है, उसके बाद का जो काम है वो आपका जीएसटी में होगा। इसलिए एप्लीकेबल फॉर्म के अंदर में आप वो डेट डालेंगे जिस तारीख से आपके पास जीएसटी आ चुका है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास तो 1 अप्रैल 2019 को आया था, नहीं मैंने कहा एक मेरे पास तो भाई
पास जो है, मैंने कहा मेरे पास 1 अप्रैल 2020 को है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्योंकि नवंबर मंथ में काम कर रहा हूँ और मैं 1 अप्रैल 2020 डाल रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं 1 अप्रैल से लेकर आज तक की किसी भी एंट्री में, जिस एंट्री में अगर मैंने जीएसटी का इस्तेमाल नहीं किया है, उन एंट्री में भी जीएसटी को चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 नवंबर डाल देता, इस जगह पे मैं डाल देता 1 नवंबर, तो होता क्या कि अगर आप चाहते हो कि आपको चेंजेस करनी है, ठीक है, मान लीजिए मई मंथ में चेंजेस करनी है, तो आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने एप्लीकेबिलिटी जो डाली है वो आपने 1 नवंबर से डाली है, तो आप कैसे अप्रैल में चेंजेस कर पाओगे। इसलिए हम यहाँ पे वो डेट डालते हैं जिस तारीख से हमें जीएसटी मिला है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी का जो है, यहाँ पे जीएसटी आईएन होता है, यानी कि जीएसटी इनवॉइस नंबर होता है, या यूआईएन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो जीएसटी बनता कैसे है, ठीक है। जीएसटी जो होता है, मैं नोटपैड लिख रहा था, मैंने नोट लिख के एंटर कर दिया। जीएसटी जो होता है वो आपका 15 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक है। एक नंबर होता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैसे होता है, इसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट, ठीक है, स्टार्टिंग के कोई से भी 2 डिजिट जो शुरुआत में मिलते हैं वो स्टेट कोड होता है। जैसे मान लो दिल्ली का स्टेट कोड है 07, ठीक है। 07 किसके लिए है जी, तो आपने बोला सर 07 दिल्ली के लिए है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, 07 है दिल्ली के लिए। इस तरह हर एक स्टेट का ना अपना एक कोड होता है, ठीक है, हर एक स्टेट का। जैसे यूपी का अलग कोड है, पंजाब का अलग है, गुजरात का, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसका एक अलग कोड है। अगर आपको ये पता करना है कि किस स्टेट का क्या जीएसटी कोड है, तो आप ऐसे डाल लीजिए, गूगल पे डालिए, गूगल पर डालिए जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट। आप ऐसे डालेंगे तो आपके सामने जितने भी स्टेट हैं वो सारे सामने आ जाएंगे कि हाँ इस स्टेट का ये कोड होता है, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि 15 डिजिट का जो है वो जीएसटी नंबर होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। बाकी के अब दो डिजिट हो गए, सॉरी आई एम सॉरी, बहुत सारे आवाज़ अटक जाती है ना कई बार। तो दो डिजिट हो गई, ठीक है। तो मैंने 15 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा, 13, ठीक है। 13 में से भी लास्ट के 2 डिजिट, जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं वो यूनिक नंबर होते हैं, वो जीएसटी के यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लास्ट वाले। अब मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2, अब मैं क्या कह रहा हूँ, और लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं। अब आप कहोगे सर बीच के नंबरों का क्या, बीच के नंबरों का क्या, 2 यहाँ से निकाल दिए, 2 यहाँ से निकाल दिए, 15 में 2 माइनस हुए तो कितने बचे, 11, वेरी गुड। तो जो और जो बीच के 11 नंबर होते हैं ना, कितने, 11 नंबर, वो क्या होता है सर, वो पैन कार्ड नंबर होता है, आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है। अगर आपने कंपनी के नाम से बनाया है तो कंपनी का पैन कार्ड नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नंबर होता है। आ जाएगी बात समझ में, पैन कार्ड नंबर 11 डिजिट, स्टार्टिंग के 2 डिजिट जीएसटी नंबर, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, इस तरह से ये पूरा 15 डिजिट का एक जीएसटी कोड होता है। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं इसमें यहाँ पे ऐसी कुछ भी रैंडमली मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पर डाला, ये देखो, जब भी आप कुछ गलती करोगे तो वहाँ पे अपने आप टड़ांग करके एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि आप कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे जो है एक यूनिक नंबर और एक ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अभी बोलेगा वेरीफाइड जीएसटी नंबर, क्योंकि वार्निंग आ गई ना, देखो यहाँ पे वार्निंग आ गई। अगर आप कुछ भी गलत डालोगे तो वार्निंग आ जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको वार्निंग को इग्नोर करना है कि हाँ भाई मेरा तो यही नंबर है, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि आप जो वार्निंग आ रही है गलत नहीं दिखाएगा वार्निंग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सीखने के लिए डालना चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे ही डाल के एंटर कर दीजिए। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि जो आपकी जो रिटर्न है उसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। ये बोल रहा है जीएसटी
R1। तो मैंने आपको कल बताया था कि रिटर्न में यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST R यानी रिटर्न, तो रिटर्न में 1, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, GST R2 यानी रिटर्न में 2। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, GST R, फिर मैंने बोला 3 और फिर मैंने बोला B, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, GST R 1 2 3। तो 1 किसको इंडिकेट करता है, तो आपने बोला कि सर 1 जो है वो सेल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 2 किसको करेगा, बताओ, 2 किसको करेगा, परचेज को इंडिकेट करेगा। और तीसरा जो है वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को, ठीक है, समझ में आया। तो ये बोल रहे हैं कि GST R1 जो है वो सेल को इंडिकेट करता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये हमारी मर्जी होती है, इसको जो पीरियोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीरियोडिसिटी, ये क्या होता है कि आप पीरियड डिसाइड कर सकते हो कि आपको R1 यानी कि सेल्स कब बतानी है सरकार को कि हमारी सेल इतनी हुई, ठीक है। तो आपके दो चॉइस है कि आप उसको मंथली बता सकते हो या आप उसको पीरियडली बता सकते हो। तो मैंने कभी मेरे को क्वार्टरली बतानी, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार, ठीक है। यानी कि जो GST R है वो हमेशा GST R1 जो है वो हमेशा क्वार्टरली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका बड़ा बड़ा टर्नओवर है, करोड़ों की टर्नओवर है, तो वो लोग क्या करते हैं, मंथली फाइल करते हैं, वो उतनी सरदर्दी नहीं रखते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़े व्यापारी तो नहीं हैं, तो हमने क्या किया, क्वार्टरली हम रिटर्न भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, ये लिखा हुआ है ई वे बिल एप्लीकेबल, ठीक है। कि ई वे बिल भैया कब से एप्लीकेबल हो रहा है, तो ई वे बिल क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है, बिल। तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या होता है, ये क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले बिल्टी होती थी, आज भी बिल्टी चलती है ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, लेकिन अब क्या है कि बिल्टी के साथ साथ एक प्रूफ मांगते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन से ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, क्या व्हीकल नंबर है, गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी में क्या माल डला हुआ है, किस पार्टी ने माल खरीदा है, किस पार्टी ने माल बेचा है, कितने का माल है, क्या वैल्यू है माल की, कितना वजन है, कितनी दूरी तय करके जाएगी, ठीक है, किस रास्ते से किस रास्ते तक जाएगी, ये सारी डिटेल ई वे बिल के अंदर में आती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर दूंगा, जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये चीज़ें ई वे बिल कैसे काम करता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ई वे बिल जो होता है वो आपका 50,000 से ज़्यादा की वैल्यूज पे बनता है, ठीक है। 50,000 से कम का अगर कोई बिल है आपका, तो उस पर आपको ई वे बिल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उस पर छूट होती है। लेकिन अगर 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये बोला है एप्लीकेबल फॉर, तो हमने कहा चलो इसको अक्टूबर कर देते हैं, या अगर मान लो इसको आप रखते हो अप्रैल, तो आपको अप्रैल रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो छूट की लिमिट है वो इंक्लूडेड है, किसके इंक्लूडेड है, मैंने कहा इनवॉइस वैल्यू के, टैक्सेबल वैल्यू के, एग्जम्प्ट गुड वैल्यू या टैक्सेबल गुड वैल्यू। मैंने कहा कि भाई इनवॉइस वैल्यू यानी जितने का बिल बनेगा उसके बाद ही जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि ई वे बिल देना है कि नहीं देना है, ठीक है। सपोज अच्छा, इनवॉइस वैल्यू क्या होती है और टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, ये बात समझने वाली है ना। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले इसको, इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मान लो कि मैंने 10 रुपए वाली कोई चीज़ खरीदी, कितनी खरीदी जी, मैंने कहा कि मैंने 10 रुपए वाली 450 चीज़ खरीदी, ठीक है। तो यानी कि मुझे कितना रेट देना पड़ेगा, 4500 रुपये। ये मेरा जो ये रेट आया, ये रेट कहलाता है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू सॉरी। तो ये रेट कहलाता है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि इस रेट पे ही टैक्स लगने वाला है, ठीक है, इस रेट पे टैक्स लगने वाला है, इस रेट पे टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो रेट है इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी लगेगी, प्लस मैंने कहा अब जीएसटी लगेगी, तो जीएसटी कितने की लगेगी, तो बोला गया कि भाई 5% की जीएसटी लगेगी,
यानी कि 4500 का 5% लगेगा। तो भाई ये कितना होता है 4500 का 5%? तो मैंने कहा 4500 इंटू में 5%। तो 4500 का हमने कहा, ठीक है मैं एक बार फिर से करके यार, 4500 आपने लिखना है, इंटू का निशान लगाना है, 5 लिखना है, परसेंट, ठीक है। ज्यादा कितना आया 225। तो अब ये कितना आया 225, इसको टैक्स देना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट को। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, जो हमने जीएसटी कितना डाल दिया 225, ठीक है क्लियर। तो मैंने कहा कि अब जो जो बिल बन के आएगा, जो जो बिल मतलब होता है इनवॉइस या बिल, ठीक है। तो 4500 प्लस 225 यानी कि आपका हो गया 4725 रुपये। तो ये जो लास्ट में जो हमने जीएसटी के साथ जो वैल्यू निकाली है, इसको हम बोलते हैं आपकी इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। ये होती है टैक्सेबल वैल्यू, जिस पर टैक्स लगने से पहले की जो वैल्यू होती है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है। टैक्स के बाद जो वैल्यू होती है, जिस पूरा बिल बन के तैयार हो गया, हमने भाड़ा सब जोड़ लिया इसके अंदर, ठीक है। कि भाई मैं कह रहा हूँ कि आने जाने किराया में लगेगा, मैंने कहा FRI GST फ्रेट लगेगा इस पर, ठीक है, फ्रेट लगेगा, भाड़ा लगेगा। मैं कितना भाड़ा लगेगा जी? तो मैंने कहा जी भाड़ा लगेगा, चलो मैं 150 रुपये भाड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4725 ये थे, तो 25 का हो गया 75, यहाँ पे 4875। अब ये क्या हो गया, अब फ्रेट भी जुड़ गया, अब क्या हो गया ये, तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी कहलाएगी इनवॉइस वैल्यू? बिल कितने का आएगा? इनवॉइस वैल्यू का मतलब ही होता है जितने का बिल है, ठीक है, वो कहलाता है इनवॉइस वैल्यू। आ गया समझ में? ठीक है। अभी बोल रहे टैक्सेबल एंड एग्जेम द गुड वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जेम द गुड वैल्यू, गुड वैल्यू जो गुड्स की वैल्यू उनको एग्जेम करके जो टैक्सेबल वैल्यू उतनी बताओ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला, तीसरे नंबर पे ये कह रहा है, मैं आपको चीज़ें को चाहता हूँ कि खोल खोल के आप समझ लो, ताकि आगे चल के आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए किसी चीज़ से रिलेटेड, आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े। ये है टैक्सेबल गुड वैल्यू, जितनी की आपका टैक्सेबल बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो इनवॉइस यानी बिल पे जितना टैक्स बन रहा है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ईवे बिल लगे। और मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 है, यानी 50,000 से ऊपर अगर बिल बनेगा तो वो ईवे बिल होगा, नहीं तो आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि हाँ भाई इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, अच्छा ये एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट होता है आपका लोकल के अंदर में, ठीक है, और लोकल के अंदर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको याद कर सकें। तो मैंने आपको कल दो बातें सिखाई थी, पहली थी आपका इंट्रा स्टेट और दूसरी थी इंटर स्टेट। तो टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। और जब हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट तो इसका मतलब होता है लोकल, यानी विद इन वन स्टेट। आया समझ? विद इन वन स्टेट। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, आप इसको याद रखिए, ठीक है। इनेबल, अब ये मैंने कहा कि इंट्रा स्टेट यानी खुद के लोकल में तो ई वे बिल नहीं चाहिए होता है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको दे सकते हो, ना चाहो तो आप नहीं दे सकते, दोनों मर्जी आपकी। आप जो भी ऑप्शन स्टार्टिंग में इनेबल करते हैं वही ऑप्शन आपको आगे चल के काम आते हैं। इनेबल टैक्स लाइबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट पे आप अगर कोई पैसा लेते हैं तो उस पर टैक्स कितना बनता है वो आपको देना है कि नहीं देना है। रिवर्स चार्जेस जो होता है, ये क्या होता है, रिवर्स चार्जेस क्या होता है, इसको समझने के लिए एक तो आप गूगल सर्च करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा ये, आपको ये सर्च करना है कि रिवर्स चार्जेस क्या होता है। ये आज का होमवर्क है आपका, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ आपको सर्च करके मुझे सेंड करना है कि सर हमने ये सर्च किया है और ये हमें समझ में आया है ये होता है, ठीक है। अब अगर आप पर्टिकुलर किसी भी एक तरह का ही आइटम बेचते हैं तो आप यहाँ से सेट जीएसटी की डिटेल सेट कर सकते हैं कि हम कितने % टैक्स लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो मैंने कहा जीएसटी, ये मैंने आपको कल समझाया था, ये HSN कोड रिवर्स कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे चार्जेस। अब देखिए
HSN कोड आ गया, टैक्सेबिलिटी आ गई, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ गई, और कितने परसेंट टैक्स दे रहा हूँ, हमने 5% दिया, तो देखो ढाई ढाई आपस में डिवाइड हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था। एग्जाम जो छूट होती है, नील रेटेड जिन पे 0 रुपये लिखा होता है, और टैक्सेबल जिन पे टैक्सेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कहा भाई 5% अगर टैक्स जाता है आपको तो आप 5% ही रखें हर बार, ठीक है, चाहे वो फिर लोकल में हो, फिर आप टैक्स को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आप 5% फिक्स करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी नो रहने देता हूँ। जीएसटी का क्लासिफिकेशन कि जीएसटी को आपको CGST रखना है, SGST रखना है, उसको इनेबल करना है आपको, LUT या बॉन्ड की डिटेल। अभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको अभी हम एज इट इज़ रखें, इनको ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, और कंट्रोल के साथ ए करके हम इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करा देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ इतनी क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा ऑप्शन जो है हमने आज सीखा कंपनी फीचर्स के अंदर में किस तरीके से ऑप्शन करते हैं, और अब इसका यूज़ करना हम सीखेंगे अगली क्लास, यानी क्लास 30 के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सेल पे परचेज पे हम कैसे जीएसटी लगाते हैं। और तब तक के लिए होमवर्क करना ना भूलें, क्लासेस को अच्छी तरह रिवाइंड करें, एक एक चीज़ को आप देखें सीखें, ये चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरह से थोड़ा और इंटरेस्ट आप अपने अंदर लाइए, ताकि हम जो हमने शुरू किया है उसको अच्छी तरह ख़त्म करें, और कुछ अच्छा सीखें दूसरों से, कि ऐसा मैं आपको कर दूंगा कि कल को आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, इट मीन्स कोई ये नहीं बोल पाएगा कि यार ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो हम कीप हार्ड वर्किंग एंड स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर।